Assalamu alaikum everyone. We were discussing part 4 of chapter 4 of Contract Act 872 जो कि डील करता है परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस से 51 टू 58 सेक्शंस तक। आज हम उस पर डिस्कस करेंगे सेक्शन 56, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक रूल, एक डॉक्ट्रेन बताई गई है जिसका नाम है डॉक्ट्रेन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। बेसिकली इसमें एक जनरल रूल बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट कब फ्रस्ट्रेट हो जाता है। बेसिकली फ्रस्ट्रेशन की मीनिंग है टू डिफ़ीट, यानी कि जब पार्टीज़ किसी कॉन्ट्रैक्ट में आती हैं और वो किसी ऐसी इम्पॉसिबिलिटी की वजह से उसे परफॉर्म ना कर पाएँ, तो उस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट डिफ़ीट हो जाता है, यानी कि फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। और डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन में एक जनरल रूल ये बताया गया है कि जो पार्टी अगर किसी किस्म का ब्रीच कर रही है वो किसी ऐसी इम्पॉसिबिलिटी की वजह से हो रहा है, जो कि सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी भी जिसे कहा जाता है, अगर उसकी वजह से हो रहा है तो दोनों में से कोई भी पार्टी लायबल नहीं होती। ये इसमें एक जनरल रूल बताया गया है। जबकि एक कॉन्ट्रैक्ट एक जनरल रूल है कि अगर कोई पार्टी ब्रीच करती है कॉन्ट्रैक्ट में, अपना परफॉर्मेंस नहीं देती अपने पार्ट की, तो वो लायबल होगी। लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन ये बोलती है कि आपने अगर फ्रस्ट्रेशन जो है वो इस वजह से हुई है कि कोई इम्पॉसिबिलिटी है कि उसे वो परफॉर्म ही नहीं हो सकता वो पार्ट उसका, तो फिर जो है कोर्ट या लॉ उसे कंपेल नहीं कर सकता अदर पार्टी को कि आपने उसे परफॉर्म करना है, और ना फिर अदर पार्टी के पास जिसको भी लॉस अगर हो रहा होगा ये राइट होगा कि वो अपना क्लेम ले अदर पार्टी से। बेसिकली सेक्शन 56 जो है वो एक मैक्सिम, एक लैटिन मैक्सिम पर बेस करता है जो कहती है लेस नॉन कॉगिट एड इम्पॉसिबिलिया। इसका मतलब है लॉ विल नॉट कंपेल अ मैन टू डू व्हाट ही कैन नॉट पॉसिबली परफॉर्म, यानी कि लॉ या कानून जो है वो किसी पार्टी को मजबूर नहीं कर सकती कोई भी अपनी परफॉर्मेंस करने से लिए जो इम्पॉसिबल है करना, जिससे पॉसिबल ही नहीं है परफॉर्म करना, वो लॉ भी उसे कंपेल नहीं कर सकती। यानी कि यहाँ पर एक इम्यूनिटी मिल रही है उन पार्टीज़ को जो अगर कोई अपना पार्ट परफॉर्म नहीं कर पा रही कॉन्ट्रैक्ट में आने के बाद इम्पॉसिबिलिटी की वजह से, तो उन्हें कोई लायबिलिटी भी उनकी कोई भी किसी भी किस्म की अराइज नहीं होती। ठीक है, जैसे इन्होंने बताया है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 2 केसेस अगर देखे जाएँ कि जब कब जो है वो इम्पॉसिबिलिटी हो जाती है उसे परफॉर्म करने की और कॉन्ट्रैक्ट जो है फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। ए रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान इंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ 550 हैवी ट्रक्स। ए जो रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान है और बी जो रेजिडेंट ऑफ इंडिया है वो ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि ए उन्हें एक्सपोर्ट करके देगा 550 हैवी ट्रक्स। ठीक है, तो इनिशियली ये होता है कि 100 ट्रक्स तो डिलीवर हो जाते हैं, ए जो है बी को कर देता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद एक वार अनाउंस हो जाती है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो सस्पेंड कर देती है ऑल बिज़नेस ट्रांसैक्शंस या बिज़नेस एक्टिविटीज़ जो भी हमने इंडिया के साथ रखी होती हैं। तो इसका मतलब एक जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट था हाफ, वो तो परफॉर्म हो गया था, मतलब कि 100 ट्रक्स जो थे वो डिलीवर कर दिए गए थे, 450 अभी रहते थे, लेकिन अभी वो डिलीवर करने थे उससे पहले ही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, या मतलब आपका लॉ ही यहाँ पर मना कर रहा है आपको कि आप कोई भी एक्टिविटीज़ जो हैं आगे से परफॉर्म नहीं करेंगे, बिज़नेस एक्टिविटीज़ सारी। तो इसका मतलब यहाँ पर ये इम्पॉसिबिलिटी अराइज़ हो गई और इस टाइम पे ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। और इस वक्त अगर कोई दूसरी पार्टी किसी दूसरी पार्टी से किसी भी किस्म का क्लेम भी नहीं कर सकती, क्योंकि आपको लॉ ही मना कर रहा है, आपको लॉ ही उस टाइम पे एक एक्टिविटी करने से मना कर रहा है यहाँ पर। इसका मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड हो जाता है और कॉन्ट्रैक्ट आपका फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। सेकेंडली ए और बी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि वो एक दूसरे से शादी करेंगे, लेकिन जो टाइम फिक्स्ड होता है शादी का उससे पहले ही ए मर जाता है। तो यहाँ पर भी इम्पॉसिबिलिटी अराइज़ हो गई। जाहिर सी बात है ए और बी ने शादी करनी थी, लेकिन जो टाइम पहले उन्होंने डेट फिक्स की थी उससे पहले ही ए मर गया। तो जाहिर सी बात है अब ए का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कोई और उसकी जगह नहीं आ सकता या कोई और शादी नहीं कर सकता। उन दोनों ने ये पर्सनल उनका कॉन्ट्रैक्ट था, शादी करनी थी, तो यहाँ पे भी इम्पॉसिबिलिटी अराइज़ हो गई, तो ये कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर फ्रस्ट्रेटेड हो गया। इस तरह के केसेस होते हैं, ये एग्जांपल थी। अब जो ये सेक्शन 56 है उसकी कंडीशंस क्या क्या होती हैं, यानी कि वो कब कब एप्लीकेबल होता है। पहली बात तो ये कि अगर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था पहले ही,
यानी कि बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जैसे कि हमने सेक्शन 10 में जो भी हमने एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़े हैं वो सारे उस कॉन्ट्रैक्ट में थे। यानी कि मेजर एज के थे, कंसिडरेशन थी, साउंड माइंडेड थे, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल उनका पर्पस था, सब कुछ। तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, तो तब ये जो है एप्लीकेबल होगा सेक्शन 56। उसके बाद सेकेंडली देयर मस्ट बी सम पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ येट टू बी परफॉर्म। और हाँ, ये लाजिम है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट में अदर जो पार्ट है वो कोई ना कोई परफॉर्म होना भी रहता हो। मतलब अभी परफॉर्मेंस कुछ ना कुछ रहती हो, या तो पूरी परफॉर्मेंस रहती हो या कोई ना कोई पार्ट उस परफॉर्मेंस का, उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने का वो रहता हो, तब ये एप्लीकेबल होगा सेक्शन 56। Thirdly, the contract after it is entered into becomes impossible of performance। यानी कि इसमें ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि जो सेक्शन 56 तब एप्लीकेबल होगा कि कॉन्ट्रैक्ट में आने के बाद कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है वो इम्पॉसिबल हो जाए परफॉर्मेंस के लिए, मतलब कि परफॉर्म हो ही नहीं सकता। तो जिस टाइम पे वो परफॉर्मेंस नहीं हो सकता उस टाइम पे वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा। अगर इम्पॉसिबिलिटी की बिना पर हो रहा है तो वो वॉइड हो जाएगा। और जनरली जो फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो इन केसेस पर होती है। पहली बात तो ये कि डेथ हो जाए या इनकैपेसिटी हो जाए किसी पार्टी की। डेथ से मुराद ये कि जो दो पार्टीज़ ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, जैसे मिसाल के तौर पे हमने पहले कॉन्ट्रैक्ट्स में ये पढ़ा है कि कॉन्ट्रैक्ट किया था और अगर एक पार्टी मर जाए तो उसकी जगह कोई उसका रिप्रेजेंटेटिव जो है वो उसे परफॉर्म करेगा, लाजिम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन ये है, इधर ये वाली बात की गई है कि अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो पर्सनल नेचर का हो, यानी कि अगर किसी की पेंटिंग करनी है किसी ने तो उसकी जगह कोई और तो नहीं कर सकता, और वो बंदा ही मर जाए जिसने परफॉर्मेंस के लिए कहा था कि मैं आपकी इस दिन आके इस वक्त मैं आपको ये परफॉर्म करके दूंगा, पेंट करके दे दूंगा आपको, लेकिन वो मर जाता है उससे पहले ही, तो यहाँ पर भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। सेकेंडली है इनकैपेसिटी, यानी कि इनकैपेबल हो पार्टी, जैसे फॉर एग्जांपल वो अनसाउंड हो जाए। अब जैसे मिसाल के तौर पे ए और बी ने ये प्रॉमिस किया था, जैसे हमने पहले केस में पढ़ा, कि शादी करेंगे वो, लेकिन जो टाइम फिक्स होता है उससे पहले ही ए जो है वो पागल हो जाता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर भी इम्पॉसिबिलिटी हो जाती है, बिल्कुल वो पागल हो जाता है, वो शादी नहीं कर सकता। तो यहाँ इस टाइम पर भी जो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन अप्लाई होती है और वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। सेकेंडली यही कि फ्रस्ट्रेशन बाय वर्च्यू ऑफ लेजिस्लेशन, यानी कि जब लॉ ही ऐसा प्रमलगेट हो जाए कि जो कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद वो उस एक्ट को इम्पॉसिबल करार दे दे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने फॉर्मर केस में ये पढ़ा कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक डीलिंग हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि वो उसे 550 जो है वो ट्रक्स डिलीवर करेगा, डेट कर लेता है, उसके बाद 450 रहते हैं। तो लॉ ये कह देता है मुल्क का कि अब आप कोई भी डीलिंग नहीं करेंगे, कुछ भी आप बिज़नेस ट्रांजैक्शन दूसरे मुल्क से फॉरेन एक्सचेंज किसी भी किस्म का नहीं रखेंगे अब आप, फॉरेन डीलिंग्स वगैरह। तो यहाँ पर अगर आपका लॉ ही ये कह रहा है या आपकी गवर्नमेंट ये कह देती है कि अब आप ये काम नहीं करेंगे, इम्पॉसिबल हो गया एक तरह से वो करना, तो फिर यहाँ भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। थर्डली इन्होंने कहा है कि फ्रस्ट्रेशन तब होगी जब ड्यू टू चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस, यानी कि जो सर्कमस्टांसेस में ऐसी चेंजिंग आएगी जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल जो सब्जेक्ट मैटर था वो ही ख़त्म हो गया हो कॉन्ट्रैक्ट का, यानी कि जो पर्पस था वो ही ख़त्म हो गया हो, डिफ़ीट हो गया हो, तो तब भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने जिस सामान के बारे में या जिस जो गुड्स थे उनकी डीलिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था और वो गुड्स ही ख़राब हो जाते हैं, जल जाते हैं, या कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ जाता है जिसकी वजह से उसका जो पर्पस है वही डिफ़ीट हो जाता है, तो यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो भी सेलर होगा या जो भी पार्टी जो प्रॉमिसर होगी उसे जो है अपनी एक एज एन ऑर्डिनरी प्रूडेंस के हिसाब से उसे वो बचानी है चीज़। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि इम्पॉसिबल हो जाए ऐसा काम करना और दोनों पार्टी से इनोसेंट हैं, तो यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वॉइड हो जाता है और फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 56 की इलस्ट्रेशन बी में भी बताया गया है कि जैसे ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि वो दोनों शादी करेंगे, ठीक है, लेकिन टाइम फिक्स से पहले ही ए जो है वो पागल हो जाता है, तो यहाँ पर भी इम्पॉसिबल हो गया ना, मतलब कि अब वो काम हो ही नहीं सकता। ए जो है जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया था बी से कि वो शादी करेगा, लेकिन ए पागल हो जाता है, तो यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वॉइड हो जाता है।
और सर्कमस्टांसेस चेंज हो गई। देखें उस टाइम पे जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था तब ऐसा कुछ नहीं था, जब दोनों वो ठीक थे, ए बिल्कुल ठीक था, पागल नहीं था, साउंड माइंडेड था। लेकिन जब शादी का टाइम था, डेट फिक्स थी, उससे पहले, उससे थोड़ी देर पहले, उससे एक दिन पहले, जब भी उससे पहले वो पागल हुआ है, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट उस टाइम पे चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस की वजह से फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। ठीक है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट की ये जो 56 सेक्शन है, इसमें दो तरह की इम्पॉसिबिलिटी बताई गई है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कब कब फ्रस्ट्रेटेड होगा। पहले तो इसमें इसके जो सबसेक्शन ए है, मतलब ए में ही ये बताया गया है कि एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इज इट सेल्फ इज वॉइड, यानी कि ऐसा एग्रीमेंट जो किया ही इम्पॉसिबल चीज़ के लिए गया हो स्टार्टिंग में ही। तो वो पहली बात तो ये कि वो कॉन्ट्रैक्ट तो बना ही नहीं, तो पहले ही एग्रीमेंट था। क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर किसी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनना है तो वो पॉसिबिलिटी भी होनी चाहिए, हमने सेक्शन 10 में पढ़ा है। तो इसका मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं, वो वॉइड एग्रीमेंट था। पहली बात यही है, अगर वो किसी इम्पॉसिबिलिटी पर बनाया गया था। जैसे मिसाल के तौर पे किसी ने कहा था कि मैं आपको ना मैजिक से कोई चीज़, ये ज़मीन से सोना निकाल के ला के दे दूँगा, इस चीज़ का सामने वाले ने भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, और जो है ये तो पहली बात एग्रीमेंट ही वॉइड था। तो इस तरह की जो इम्पॉसिबिलिटी होगी वो इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी कहलाई जाती है, जो सेक्शन 56 के सबसेक्शन ए बताता है। जैसे मिसाल के तौर पे पीटर प्रॉमिस करता है कि वो पाकिस्तान ट्रेवल कर लेगा, मतलब पाकिस्तान से यूके ट्रेवल कर लेगा सिर्फ 4 घंटे के अंदर अंदर। ठीक है, मतलब जॉन से ये प्रॉमिस करता है कि मैं आपको गुड्स डिलीवर कर दूंगा और पाकिस्तान टू यूके में सिर्फ 4 घंटे के अंदर अंदर ये ट्रेवलिंग के करके भिजवा दूंगा आपको गुड्स। जबकि ये बात सबको पता है, उसे पता है पीटर को कि 4 घंटे पाकिस्तान से यूके पहुंचना इम्पॉसिबल है, मतलब आप पहुंच ही नहीं सकते पाकिस्तान से यूके 4 घंटे के अंदर अंदर। ठीक है, तो इसका बाद इसका मकसद ये हुआ कि जो प्रॉमिसर है उसको पहले से ही पता था कि ये परफॉर्म करना ही इम्पॉसिबल है, तो ये इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी थी। ठीक है, इफ़ neither the promisor nor the promise is aware of the fact that the act is impossible or unlawful, the contract is void। अब यहाँ पर चाहे प्रॉमिसर को पता था या प्रॉमिसी को पता था या नहीं पता था कि जो भी ये इन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं 4 घंटे पहुँच पाऊँगा भी या नहीं पहुँच पाऊँगा, फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ही कहलाएगा। ठीक है, पर यहाँ सेक्शन 56 में उसके सी पार्ट में ये बताया गया है कि अगर प्रॉमिसर ने जानबूझ के ऐसा किया है, उसे पता था कि ये एक्ट परफॉर्म हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है या अनलॉफुल है, तो फिर ही मस्ट कम्पनसेट द प्रॉमिसी। अगर प्रॉमिसी को कोई लॉस हुआ है उसके इस काम की वजह से, उसे पता था कि ये काम करना इम्पॉसिबल है, मतलब उसे पता था कि 4 घंटे में पहुँच ही नहीं सकता पाकिस्तान से यूके, उसे मालूम था, लेकिन फिर भी उसने प्रॉमिसी को कहा कि नहीं मैं 4 घंटे में किसी भी तरह पहुँच के आपको ये डिलीवर करवा दूँगा। तो भी अगर प्रॉमिसी को कोई भी लॉस अकर हो रहा है तो फिर प्रॉमिसर उसे कंपनसेट लाजमी करके देगा, ये सेक्शन 56 में बताया गया है। लेकिन यहाँ पर ये बात भी इम्पॉर्टेंट है, देखी जाए कि जो प्रॉमिसी है उसको पता ना हो इस बात का पहले से ही कि ये काम करना अनलॉफुल था या इम्पॉसिबल था, मतलब वो इनोसेंट होना चाहिए यहाँ पर, कि प्रॉमिसी को ये बात पता ही ना हो कि प्रॉमिसर ने उसे जो बात कही है वो इम्पॉसिबल है, तो फिर उसे लाजमी वो उसके पास ये राइट है कि वो क्लेम कर सकता है। लेकिन अगर वो खुद जानता था कि वाकई 4 घंटे में पहुँचना तो इम्पॉसिबल ही, कैसे पहुँचेगा, वो बाद में फिर उसे कंपनसेट क्लेम नहीं कर सकता। तो ये थी इसकी इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी जो 56 में बताई गई है। इसके बाद है सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी वो है जो कॉन्ट्रैक्ट पहले वैलिड था लेकिन बाद में वॉइड हुआ है। देखिए इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी में तो कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं, वो वॉइड एग्रीमेंट था, पहली बात ही यही है कि वो वॉइड एग्रीमेंट था, यानी कि इम्पॉसिबल एक्ट के लिए हुआ था, उसका पर्पस ही जो था मेन ही वो इम्पॉसिबल था, तो वो एग्रीमेंट ही रहा, वो कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं था। ठीक है, इसलिए इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी में तो ये था। लेकिन अब बात है सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी तब होती है जब कॉन्ट्रैक्ट तो था लेकिन कोई ऐसा अनसर्टेन इवेंट आ गया जो उसकी परफॉर्मेंस को इम्पॉसिबल कर रहा है, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने एक एग्ज़ाम्पल दी फॉर्मर के पाकिस्तान और इंडिया ने ये कॉन्ट्रैक्ट किया, एक पाकिस्तान के रेजिडेंट ने और एक इंडिया के रेजिडेंट ने, कि मैं आपको 550 जो है ट्रक्स भिजवा दूंगा। उसने 100 भिजवा दिए, मतलब कि तब तक बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट सही चल रहा था।
लेकिन इम्पॉसिबिलिटी तब आई जब लॉ ने ही मना कर दिया कि अब आप कोई भी फॉरेन एक्सचेंज नहीं करेंगे, कोई भी फॉरेन डीलिंग नहीं रखेंगे, तो यहाँ पर वो इम्पॉसिबल हो गया और कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। तो इस तरह की जो इम्पॉसिबिलिटी है उसे सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी कहते हैं, जो पहले तो वैलिड थी लेकिन बाद में किसी इवेंट की वजह से वो इम्पॉसिबल हो गई। जैसे एक और एग्जांपल यहाँ पर है कि पीटर प्रॉमिस करता है जॉन को कि वो उसे 100 kg के प्लास्टिक बैग्स भेजेगा, ठीक है। और जब वो प्रॉमिस कर लेता है तब तक तो ये बात वैलिड थी, लेकिन जब परफॉर्मेंस का टाइम आया तब उनकी जो स्टेट है, जिस स्टेट में वो रहते हैं, उन्होंने एक लॉ बनाया कि प्लास्टिक बैग्स को बैन कर दिया गया कि प्लास्टिक बैग्स यूज़ ही नहीं होंगे, तो फिर उसको भेजना तो दूर की बात है, उन्होंने बैन कर दिया। तो यहाँ पर जो पीटर है वो जाहिर सी बात है अपने लॉ के ख़िलाफ़ तो नहीं जा सकता, और ना ही तो उस जो परफॉर्मेंस उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था उसे परफॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड हो गया, मतलब कि पहले तो वैलिड था जब तक वो कोई इस तरह का कोई लॉ पास नहीं हुआ था, लेकिन वो लॉ जब पास हो गया, इन्फोर्समेंट हो गई, तो अब वो उसे अपने जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको परफॉर्म नहीं कर सकता। तो ये था सेक्शन 56 जिसमें बताया गया था कि इम्पॉसिबिलिटी किस तरह की हो सकती है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन 56 है वो डील करता है एक मैक्सिम से, जिसमें यही मतलब था जिसका कि कोर्ट कंपेल नहीं कर सकती किसी दूसरी पार्टी को अगर वो अपना परफॉर्मेंस नहीं कर रही किसी इम्पॉसिबिलिटी की वजह से। यहाँ पर दोनों पार्टीज़ को इम्यूनिटी मिलती है अगर वो किसी इम्पॉसिबिलिटी की वजह से अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर रही है। तो सेक्शन 56 जो है वो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन से डील करता है। उसके बाद इस चैप्टर के 2 सेक्शंस लास्ट के रहते हैं, सेक्शन 57 एंड सेक्शन 58। तो बेसिकली सेक्शन 57 में बताया गया है कि ऐसे रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस जो लीगल एंड इनलीगल थिंग्स के बारे में हो तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा, ये रूल बताया गया है सेक्शन 57 में। जैसे कि अगर एक ऐसा प्रॉमिस हो रहा है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जहाँ पर दोनों पार्टीज़ किसी एक काम के लिए लीगली बात करती हैं और सेकंड जो काम है वो इलीगल है, तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा, ठीक है। ऐसे मिसाल के तौर पे एक पार्टी ने दूसरी पार्टी से एक लीगली तौर पर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, यानी कि एक ऑफ़र हुई, उसकी एक्सेप्टेंस हुई, वो प्रॉमिस बन गया और लीगल है इसका मतलब, तो वो प्रॉमिस में कंसिडरेशन आई तो वो अग्रीमेंट बन गया, और लीगल है तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यानी कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट कहलाया, ठीक है। लेकिन अगर वो इलीगल काम है, इसका मतलब ऑफ़र हो गई, एक्सेप्टेंस हो गई, प्रॉमिस हो गया और कंसिडरेशन भी हो गई, अग्रीमेंट भी बन गया, लेकिन इलीगल है, यानी कि वो अनइन्फोर्सेबल लॉ है, लॉ उसे इन्फोर्स नहीं करता, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, वो अग्रीमेंट है। और इलीगल है तो वो वॉइड अग्रीमेंट है। इस तरह से उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा रेसिप्रोकल प्रॉमिस कर रहा हो जो लीगल हो तो वो क्या कहलाया जाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर इलीगल होगा तो वो हो जाएगा वॉइड अग्रीमेंट, ठीक है, क्योंकि वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ तो था ही नहीं पहले से ही, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं। जैसे इसमें एग्जांपल दी गई है कि ए और बी अग्री करते हैं कि जो बुक में इलस्ट्रेशन दी गई है वो ये है कि ए और बी अग्री करते हैं कि ए बी को अपना एक घर बेचेगा 10,000 रुपीज़ में, ठीक है। ये उन लोगों ने एक अग्रीमेंट कर लिया, उनका ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया बिल्कुल ठीक वैलिड कि ए बी को कहता है मैं आपको अपना घर सेल कर दूँगा 10,000 रुपीज़ में, सही है। लेकिन सेकेंडली but that if B uses it as a gambling house, he shall pay A 50,000 rupees for it. पर वो कहता है अगर आप मेरा घर गैम्बलिंग हाउस के तौर पर यूज़ करना चाहें तो आपको लेकिन 50,000 देने पड़ेंगे, वो उसे ये भी ऑफ़र दे रहा है, ठीक है। मतलब ये दो बात हो रही है, एक तो वो कह रहा है मैं आपको अपना घर सेल कर दूँगा 10,000 के अंदर अंदर, ये बिल्कुल वैलिड उन्होंने रेसिप्रोकल प्रॉमिस हो गया कि वो उसे घर सेल करेगा, उसे 10,000 रुपीज़ वो देगा उसके बदले में। लेकिन सेकेंडली उसने कहा कि अगर आप मेरे घर को गैम्बलिंग हाउस के तौर पे यूज़ करेंगे तो आपको 50,000 देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या इफ़ेक्ट होगा कि जो फर्स्ट पार्ट है टू डू सर्टेन थिंग्स विच आर लीगल, ठीक है, वो क्या होगी, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। लेकिन जो इलीगल वाला पार्ट है वो उसका अगर कर दिया जाए तो वो वॉइड अग्रीमेंट होगा। ये सिंपली बताया गया है सेक्शन 57 में। इसके बाद सेक्शन 58 में बताया गया है अल्टरनेटिव प्रॉमिसेस विच वन ब्रांच बीइंग इलीगल। अल्टरनेटिव नेम से पता चल रहा है कि बदले में, मतलब कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को कह रही है कुछ भी गुड्स वगैरह कोई भी जो प्रॉमिस कर रहे हैं
उसमें अल्टरनेटिव की कि अगर ये नहीं है तो वो दे दें आप मुझे, इस टाइप की, ठीक है। इट इज़ पॉसिबल टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद एन अल्टरनेटिव प्रॉमिस इफ़ वन ब्रांच ऑफ द अल्टरनेटिव प्रॉमिस इज लीगल एंड द अदर इज़ इलीगल, देन ओनली द लीगल ब्रांच कैन बी इन्फोर्स, ठीक है। मतलब कि अगर एक ऐसा प्रॉमिस हो रहा है जिसमें एक उसकी ब्रांच तो लीगल है लेकिन अदर इलीगल है, तो फिर सिर्फ लीगल ही इन्फोर्स हो सकते हैं ऑब्वियसली। जैसे बुक में अल्टरनेटिव की इस जो सेक्शन 58 है उसकी इलस्ट्रेशन बताई गई है कि ए और बी अग्री करते हैं कि ए बी को 1000 रुपीज़ देगा जिसके बदले में वो उसे राइस भेजे, ठीक है। अगर राइस नहीं है तो उसके बदले वो उसे ओपियम सेंड कर दे, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। ए और बी ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ए कहता है कि आप मुझे या तो 1 kg राइस दे दें, अगर वो नहीं है तो मुझे ओपियम दे दें, जो ओपियम क्या है वो ड्रग है, ठीक है। और बी को वो कहता है मैं आपको इसके लिए 1000 रुपीज़ दूँगा। तो इसका मतलब अगर बी जो है वो उसे राइस सेंड कर देता है और 1000 रुपीज़ दे देता है, ये तो लीगल काम है। लेकिन अगर वो राइस सेंड नहीं करता, उसने कहा था कि राइस भेज दें या फिर आप मुझे ओपियम भेज दें, कुछ भी एक चीज़ भेज दें, ओपियम सेंड करता है और उसके बदले उससे जो भी कंसिडरेशन लेता है, तो ये टोटली इलीगल है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ये है कि पीटर और जॉन कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। पीटर कहता है कि मैं आपकी जो भी आउटस्टैंडिंग लोन्स हैं, ठीक है, वो मैं पे कर दूंगा। मतलब आपने जो भी, पीटर जो है जॉन को ये प्रॉमिस करता है कि आपने, जॉन ने जो भी लोन लिए हुए हैं ओलिवर से, वो मैं आपके सारे पे कर दूंगा, ठीक है, ये उसे कहता है। और अगर मैं पे नहीं कर पाया तो मैं ओलिवर को मार दूंगा, ये 2 बातें कहता है। इसका मतलब ये जो फर्स्ट पार्ट इसने कहा, फर्स्ट पार्ट का जो इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जो प्रॉमिस था इनका, वो लीगल है कि उसने कहा कि मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि आपके सारे जो भी आउटस्टैंडिंग्स हैं वो मैं क्लियर करा दूँगा, ठीक है। लेकिन जो सेकंड पार्ट कही ना उसने कि अगर क्लियर ना करा पाया तो मैं ओलिवर को मार दूँगा, या उसने कहा है कि आप ओलिवर को मार देना, तो ये बिल्कुल इलीगल है। यानी कि जो अल्टरनेटिव ब्रांच उसकी थी वो बिल्कुल इलीगल है और वॉइड है। तो ये था चैप्टर 4 का पार्ट 4 जो आज कंप्लीट हुआ, परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस का। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।